पूरी खा लो, पानी पूरी ले लो आप। चेतन अपनी माँ शांति, पत्नी प्रीति और बेटी राधा के साथ एक गांव में रहता था। पहले चेतन के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक गई और अब उसके पास खेती करने के लिए बहुत कम जमीन बची थी। उनका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा था, पर अब उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए चेतन ने गांव के मुखिया रामलाल से पैसे उधार लिए थे। चेतन के पास थोड़ी सी खेती की जमीन बची थी, पर उससे पर्याप्त अनाज पैदा नहीं हो पाता था। खेत में उगने वाले आधे अनाज को वो अपने परिवार के लिए रख लेता और बाकी बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे कर्ज और घर के खर्च पूरे करता। लेकिन अब खेत का आधा हिस्सा भी चला गया, जिससे अनाज भी कम होने लगा। चेतन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मुखिया रामलाल ने चेतन को बुलाया और कहा, अरे चेतन, अब कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मुखिया जी, आप तो मेरी हालत जानते हैं। अब मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? हैं? पैसे कब देगा ये बता। मुखिया जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले आपका कर्ज ही चुकाऊंगा जब मेरी फसल बिकेगी। कोशिश नहीं, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुखिया जी, मेरी बात समझिए। घर में एक बूढ़ी माँ है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। आपके पैसे कैसे दूं? लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा। इतना कहकर चेतन रोने लगता है। तभी मुखिया गुस्से में कहता है, और देख चेतन, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। जब देखो तब पैसे के नाम पर रोने लगता है। अरे और जब चुका नहीं सकते तो उधार लेते क्यों हो? अब मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर अगले 4 दिन में मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे खेत और तेरे घर दोनों छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू समझ। मुखिया जी, अगर आप मेरा घर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? ऐसा मत करिए। इतना कहकर चेतन मुखिया के पैरों में गिर जाता है। चेतन मुखिया रामलाल के पैरों में गिरकर रो रहा था, लेकिन मुखिया का दिल पत्थर जैसा था। उसने चेतन को झिड़कते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत कर चेतन, अब मुझे 4 दिन में पैसे चाहिए। अगर नहीं दिए तो तेरे घर और खेत दोनों मेरे हो जाएंगे। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं, इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। फसलें भी खेतों में खड़े खड़े खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, अब बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने कराई है क्या ज्यादा बारिश? नहीं नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कराई है बारिश। और देख चेतन, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना। चेतन मुखिया की ये सब बातें सुनकर रोने लगता है और उसको आगे खड़ा देख मुखिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर मुखिया चेतन से कहता है, चल निकल यहाँ से, अब 4 दिन बाद आऊंगा तेरे घर में। तब पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना ये आंसू मेरे सामने। ऐसा कहकर मुखिया चेतन को वहां से भगा देता है और चेतन वहां से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। उसकी पत्नी और बेटी आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अपने पिता को आता हुआ देखकर उसकी बेटी भागकर चेतन के पास आती है और बोलती है, बाबा बाबा आप आ गए। अम्मा देखो ना, अब बाबा आ गए। अरे राधा बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? अब बस बाबा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं। आप इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर लोकेश अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ राधा, बाबा इस बार सर्दी से बचने के लिए तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े लेकर आएंगे।
प्रीति अपने पति चेतन को उसके आंसू पोंछते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि जमींदार नहीं माना है। वो राधा को वहां से जाने के लिए कहती है। अरे राधा, अब बाबा अभी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा? हाँ माँ, जा रही हूँ। ठीक है बाबा, आती हूँ थोड़ी देर में। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा के जाने के बाद प्रीति अपने पति चेतन से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं प्रीति, बस अभी अभी मुखिया के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या कहा उसने जी? और क्या कहेगा प्रीति, पैसे मांग रहा था और मेरे पास नहीं है देने को। तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हालात खराब चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं देने की? मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था, पर नहीं माना इस बार। अच्छा, पर क्या बोला ऐसा कि आप इतने परेशान दिख रहे हो? उसने कहा कि अगर इस बार उसके पैसे नहीं दिए तो वो ये घर और हमारा खेत दोनों ले लेगा, और इन सर्दियों में फिर हम कहाँ जाएंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा आरती, कुछ भी। ऐसा कहकर चेतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर प्रीति चेतन को प्यार से कहती है, आप चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा तब तक। चेतन की मां शांति अंदर पलंग पर लेटे चेतन और प्रीति की सारी बातें सुन रही थी। फिर वो चेतन को अपने पास बुलाती है। चेतन, ओ चेतन, यहाँ तो आ जरा। चेतन अपनी माँ की आवाज सुनता है और अंदर जाता है। क्या हुआ माँ? यहाँ बेटा, मेरे पास बैठ। चेतन अपनी माँ के पास बैठ जाता है। तब प्रीति बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहती है, तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर पैसे खर्च करता है ना, वो अब मत किया कर। तू अपना कर्ज उतार और ये घर और ज़मीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? चेतन चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुन रहा था। फिर वो कहता है, माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 4 दिन का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तब तक तू देख लेना। चल, अब ज्यादा बात मत कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और सो जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर वो भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिसके कारण चेतन की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के साथ ही सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी। और चेतन के 4 दिन भी लगभग खत्म होने वाले थे, पर वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही अपनी माँ का इलाज। गीता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर चेतन की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। चेतन के पास समय खत्म हो रहा था और उसका मन भी बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने कई बार सोचा कि किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन हर बार उम्मीदें टूट जाती। बारिश ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और उसकी माँ की तबीयत भी तेजी से बिगड़ती जा रही थी। अब उसे सिर्फ 4 दिन का समय मिला था, लेकिन हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। घर में आक्रोश और चिंता का माहौल था। राधा अपने पिता के पास आती और कहती, बाबा, क्या आप जल्दी से हमें अच्छे कपड़े दिलवा सकते हो? उसकी मासूमियत ने चेतन के दिल को चीर दिया। वो क्या जवाब देता? उसकी बेटी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। प्राप्ति का इंतज़ार करते हुए चेतन कई बार सोचता है कि वो अब क्या कर सकता है। धीरे धीरे 4 दिन पूरे हो गए। वो दिन आ चुका था जब मुखिया को पैसे देने थे।
चेतन का दिल डूब रहा था और उसकी आशाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो जानते हुए भी कि उसके पास पैसे नहीं है, वो मुखिया के पास जाने की तैयारी करता है। क्या होगा अगर मैंने फिर से मुखिया से मदद मांगी? चेतन सोचता है, लेकिन उसे ये डर था कि मुखिया उसकी मदद करने के बजाय और भी सख्त हो जाएगा, और तब तो उसकी माँ की स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। घर में आकर उसने अपनी पत्नी प्रीति से कहा, कुछ नहीं हो सकता अब। मुखिया को मैंने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रीति ने कहा, चेतन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास अब भी कोई रास्ता बचा है? चेतन ने सर झुका लिया। उसे अब कोई रास्ता नहीं नजर आता था। फिर वो अपनी माँ के पास गया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। माँ, तुम ठीक तो हो? तू परेशान मत हो बेटा, ये सब कुछ समय का खेल है। अगर तेरी मदद से मेरी तबीयत ठीक हो सकती तो मैं जरूर ठीक होती, पर अब भगवान की मर्जी है। चेतन को समझ में आ गया कि अब उसे अपनी माँ को ही ठीक करने के लिए एक अंतिम उपाय ढूंढना होगा। वो फैसला करता है कि वो मुखिया रामलाल से सीधे बात करेगा और उसकी शर्तों के खिलाफ खड़ा होगा। चेतन के मन में एक ओर मुखिया की धमकी का डर था, तो दूसरी ओर अपनी बीमार माँ और बेटी का ख्याल। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, चेतन ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलेगा। उसने गांव के बाहर वाले जंगल का रुख किया, जहां वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता था। बारिश के बाद जंगल का रास्ता कीचड़ से भर चुका था, लेकिन चेतन के कदम मजबूत थे। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु गेरुए वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। चेतन उनकी ओर खिंचा चला गया। चेतन ने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। साधु ने उसकी थकी हुई आंखों और परेशान चेहरे को देखकर कहा, वत्स, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? क्या कोई समस्या है? चेतन ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मेरी माँ बीमार है और मुखिया ने धमकी दी है कि अगर मैंने 4 दिन में उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरा घर और खेत छीन लेगा। साधु ने कुछ देर तक चेतन की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? चेतन ने तुरंत कहा, महाराज, अब तो मैं हर उस चीज पर विश्वास करने को तैयार हूँ जो मुझे इस संकट से बाहर निकाल सके। साधु ने अपनी झोली से एक ताबीज निकाली और चेतन को देते हुए कहा, ये ताबीज तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। इसे अपने खेत के बीचों बीच जाकर गाड़ दो और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन याद रहे, इसका प्रभाव तभी होगा जब तुम्हारा दिल और मन पूरी तरह से सच्चे होंगे। चेतन ने ताबीज को धन्यवाद के साथ लिया और साधु को प्रणाम करके वापस घर लौट आया। घर आकर चेतन ने अपने खेत में जाकर ताबीज को जमीन के अंदर दबा दिया। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैं अब पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन से ही खेत में चमत्कारिक बदलाव दिखने लगे। जहां पहले मिट्टी बंजर हो चुकी थी, वहां से अब हरियाली उगने लगी। फसलें तेजी से बढ़ने लगी। चेतन को यह देखकर यकीन नहीं हुआ
उसने मेहनत से सारी फसल काटी और बाजार में बेचने के लिए तैयार किया। चौथे दिन जब मुखिया रामलाल चेतन के घर आया तो उसे उम्मीद थी कि चेतन पैसे नहीं चुका पाएगा और वो उसका घर और खेत हड़प लेगा, लेकिन चेतन ने दरवाजे पर ही उसे रोकते हुए कहा, मुखिया जी, ये रहे आपके पैसे। रामलाल हैरान रह गया। उसने गिनती शुरू की और पाया कि चेतन ने पूरा कर्ज चुका दिया था। उसने गुस्से से पूछा, इतना पैसा तुम्हारे पास आए कहाँ से? चेतन ने जवाब दिया, मुखिया जी, ये भगवान की कृपा है। मेहनत और विश्वास से हर चीज संभव है। रामलाल चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अब भी शक था। कुछ दिनों बाद जब चेतन दोबारा साधु को धन्यवाद देने के लिए जंगल में गया तो उसे वहां कोई नहीं मिला। साधु गायब हो चुके थे। चेतन ने पूरे जंगल में उन्हें ढूंढा, लेकिन उनकी कोई निशानी नहीं मिली। वो समझ गया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान के दूत थे जो उसकी मदद के लिए आए थे। चेतन की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत अभी भी बिगड़ रही थी। उसने सोचा कि जो चमत्कार उसके खेत में हुआ वो उसकी माँ के लिए भी हो सकता है। चेतन अपनी माँ की बिगड़ती हालत से परेशान था। खेत में हुई चमत्कारिक हरियाली और कर्ज चुकाने के बाद भी उसकी माँ का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो रोज साधु को खोजने जंगल जाता, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। एक रात जब चेतन अपनी माँ के सिरहाने बैठा उनकी देखभाल कर रहा था, तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। चेतन चौंका। इस समय कौन हो सकता है? वो दरवाजे तक गया और धीरे से खोला। वहां एक अजनबी खड़ा था। वो एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अजनबी ने कहा, तुम्हारी परेशानी को देखकर मैं यहाँ आया हूँ। अब मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की सेहत के लिए चिंतित हो। क्या तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो?